हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपीपीसीएस विद चौहान। तो दोस्तों, मेरा नाम है कीरत चौहान और हम लोग कर रहे हैं घटना चक्र 2021 की सीरीज़। तो गाइस, इसमें हम कर रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास। और आज जो है हमारा चैप्टर नंबर है 49, जो कि है भारत का विभाजन और यहाँ मिल गई है भारत को स्वतंत्रता। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड वीडियो को शेयर जितना हो सके उतना करिए एंड क्या है चैनल को शेयर करिए। तो दोस्तों, चलिए फिर टाइम वेस्ट किए बिना हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने जो चैप्टर है भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता को। तो गाइस, यहाँ पे हमारे पास है इंडेक्स, हम एक बार देखेंगे जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम देखेंगे। चलिए यहाँ से हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। तो दोस्तों, क्या लिखा है यहाँ पे, भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता। लिखा है कि भारत की स्वतंत्रता के समय क्लीमेंट आर एटली क्या है ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। तो इम्पॉर्टेंट है कि उस समय जब भारत स्वतंत्र होता है तो प्रधानमंत्री कौन थे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इनका जो कार्यकाल था वो था 1945 से लेकर 51 तक का था और इस दौरान ब्रिटेन में लेबर पार्टी सत्ता में थी। ठीक है, फिर इसमें लिखा है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने 20 फरवरी 1947 को क्या हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा की थी कि अंग्रेज जो है जून 1948 के पहले ही उत्तरदायी लोगों को सत्ता हस्तांतरित करने के उपरांत भारत छोड़ देंगे। मतलब इन्होंने जो टाइम पीरियड बताया था वो बताया था जून 1948, लेकिन हो क्या जाता है अगस्त 1947, यानी कि अप्रॉक्स एक साल पहले ये सारी कहानी हो जाती है ख़त्म। ठीक है, तो अब लिखा है कि उन्होंने ही कहा था कि ब्रिटिश सरकार भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है। ठीक है, इन्होंने अपना तो पलड़ा झाड़ लिया। फिर इन्होंने लिखा है कि इटली ने वेविल के स्थान पर क्या है लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय नियुक्त किया। मतलब इनसे माउंटबेटन से पहले जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड वेविल। ठीक है, तो अब कौन बन गए आपके माउंटबेटन, फिर जिन्होंने 24 मार्च 1947 को क्या है वायसराय का पद ग्रहण किया था। मतलब ये समझ लीजिए कि भारत को स्वतंत्रता मिलने से कुछ ही समय पहले। ठीक है, शीघ्र ही सत्ता हस्तांतरण के लिए पहल शुरू कर दी। जैसे वो वायसराय बनते हैं, सत्ता हस्तांतरण के लिए पहल शुरू हो जाती है। उन्हें सत्ता के हस्तांतरण के साथ यथासंभव भारत के संयुक्त रहने की विशेष हिदायत दी गई। तथापि उन्हें इस बात के लिए भी अधिकृत किया गया कि वे भारत के परिवर्तित परिस्थितियों के अनुरूप निर्णय ले सकते हैं, ताकि ब्रिटेन सम्मानजनक रूप से न्यूनतम हानि के साथ क्या है भारत से हटे। फिर माउंटबेटन शीघ्र ही सत्ता हस्तांतरण संबंधी वार्ताओं के दौरान इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि भारत का बंटवारा तथा पाकिस्तान की स्थापना आवश्यक हो गई है। मतलब इन्होंने कहा कि भारत का बंटवारा जल्दी से जल्दी हो जाए और पाकिस्तान की तो स्थापना होना बहुत ही जरूरी हो गया है। तो उन्होंने एटली के वक्तव्य के दायरे में भारत विभाजन की एक योजना तैयार की, जिसे क्या बोला गया गाइस, उसे बोला गया माउंटबेटन योजना। फिर लिखा है माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 के अनुरूप ब्रिटिश संसद द्वारा जुलाई 1947 में जुलाई 1947 में भारत स्वतंत्रता अधिनियम द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पारित किया गया। ठीक है, क्या भारत स्वतंत्रता अधिनियम जो है पारित किया गया। तो मतलब ये समझ लीजिए भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित किया गया, जिसमें भारत और पाकिस्तान नामक दो डोमिनियनों की स्थापना के लिए 15 अगस्त 1947 की जो है तिथि निश्चित की गई। तो भारतीय स्वतंत्रता विधेयक 4 जुलाई 1947 को क्या हुआ, ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली द्वारा हाउस ऑफ कॉमन्स में पेश किया गया और 15 जुलाई 1947 को क्या होता है हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा, तथा इसके अगले दिन क्या होता है यानी कि 16 जुलाई को हाउस ऑफ कॉमन्स के द्वारा इस विधेयक को क्या कर दिया जाता है, पारित कर दिया जाता है। तो जब ये विधेयक पारित होता है तो गाइस वो क्या बन जाता है, कानून यानी कि एक्ट। तत्पश्चात विधेयक को राजकीय स्वीकृति जब है 18 जुलाई 1947 को प्राप्त हो गई। 24 मार्च से 6 मई 1947 के बीच भारतीय नेताओं के साथ 133 साक्षात्कारों की तीव्र श्रृंखला के बाद माउंटबेटन ने तय किया कि कैबिनेट मिशन की रूपरेखा अव्यवहारिक हो चुकी है। ठीक है, तो लिखा है तब उन्होंने एक वैकल्पिक योजना बनाई। ठीक है, बाल्कन प्लान, तो जिसे बाल्कन प्लान का गुप्त नाम दिया गया। फिर क्या लिखा है कि ब्रिटिश भारत के जो वॉयसराय थे यानी कि लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच पंजाब और बंगाल में सीमाओं के निर्धारण के लिए क्या किया गया। देखिए, पंजाब एक बहुत बड़ा प्रांत हो गया था और बंगाल भी एक बहुत बड़ा प्रांत। इसमें भी देखिए मुस्लिम भी थे, हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, हिंदू भी थे। तो अब यहाँ पे बात हो रही है
कि जब पाकिस्तान भी बना है तो पंजाब में बहुत सारे मुस्लिम्स हैं जो पाकिस्तान की तरफ रहना चाहते हैं, बंगाल में भी बहुत सारे मुस्लिम हैं जो पाकिस्तान में जाना चाहते थे। तब क्या होता है कि 30 जून 1947 में पंजाब सीमा आयोग और बंगाल सीमा आयोग नाम से क्या होता है, दो आयोग का गठन होता है। फिर लिखा है सिरिल रेडक्लिफ। तो ये नाम याद रखिएगा। इस अगर हम देखते हैं ना, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो लाइन है ना गाइस, वो यही लाइन है, रेडक्लिफ रेखा या रेडक्लिफ लाइन कहते हैं। तो इसमें लिखा है सिरिल रेडक्लिफ को इन दोनों ही आयोग की क्या है, अध्यक्ष बनाया गया। तो इन आयोग का कार्य पंजाब और बंगाल के मुस्लिम और गैर मुस्लिम आबादी के आधार पर दो भागों में बांटने हेतु सीमा निर्धारण करना था। ठीक है, तो इस कार्य में उन्हें और भी कारकों का ध्यान रखना था। प्रत्येक आयोग में 4 सदस्य थे, जिसमें 2 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के और 2 मुस्लिम लीग के थे। तो गांधी जी की प्रथम मुलाकात माउंटबेटन से कब होती है, 31 मार्च 1947 को हुई थी। गांधी जी का ये सुझाव था कि अंतरिम सरकार पूर्ण रूप से लीग के नेता यानी कि जिन्ना के हाथ में सौंप दी जाए। तो गांधी जी चाहते हैं कि विभाजन ना हो, भले ही क्या हो कि जो सरकार है वो सरकार किसको सौंप दी जाए, किसके नेतृत्व में आ जाए, जिन्ना के नेतृत्व में आ जाए, तो जिससे भारत में सांप्रदायिक दंगों को रोका जा सकता है। परंतु गांधी जी का यह सुझाव कांग्रेस नेता और वर्किंग कमेटी को मान्य नहीं था। उन्होंने गांधी जी की बात नहीं मानी। फिर लिखा है बंटवारे के विरोध में गांधी जी ने कहा था कि अगर कांग्रेस बंटवारा करेगी तो उसे मेरी लाश के ऊपर से ऊपर करना पड़ेगा। तो जब तक मैं जिंदा हूँ भारत के बंटवारे के लिए कभी राजी नहीं होऊंगा, और अगर मेरा बस चला तो कांग्रेस को भी इसे मंजूर करने की इजाज़त नहीं दूंगा। मतलब गांधी जी बंटवारा नहीं चाहते थे, भले ही जो है सरकार जिन्ना की क्यों ना बन जाए, जिन्ना क्यों ना वो बन जाए प्रधानमंत्री। इसमें लिखा है 15 जून 1947 को जिस समय कांग्रेस महासमिति ने दिल्ली में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकार किया, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे गाइस, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे JB कृपलानी। तो इस प्रस्ताव को गोविंद बल्लभ पंत ने प्रस्तुत किया, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने इसका समर्थन किया। नवंबर 1947 में JB कृपलानी ने कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र दे दिया, और कृपलानी के त्यागपत्र के बाद क्या, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या होता है कांग्रेस के अध्यक्ष बने। तो वर्ष 1948 में कांग्रेस के जयपुर अधिवेशन में पट्टाभी सीतारमैया कांग्रेस के अगले अध्यक्ष बने, और वर्ष 1950 में कांग्रेस के नासिक अधिवेशन में पुरुषोत्तम दास टंडन कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने। ठीक है, फिर इसके बाद 1951 से 54 तक कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहेगा, इस पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे, और प्रधानमंत्री तथा पार्टी के नेतृत्व एक ही व्यक्ति द्वारा किए जाने की परंपरा प्रारंभ हुई। तो हमने 47 में भी देख लिया कौन थे, 48 में भी देख लिया, 49 एंड 50 से लेकर 54 तक तो पंडित जवाहरलाल नेहरू रहते हैं। फिर यहाँ लिखा है कि 14 से 15 जून 1947 को संपन्न अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में भारत विभाजन के विपक्ष में खान अब्दुल गफ्फार खान यानी कि सीमांत गांधी ने मतदान किया। ठीक है, किसमें किया, विभाजन के विपक्ष में। फिर लिखा है डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने वर्ष 1945 में कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव के पारित होने को राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण के रूप में लिया। ठीक है, फिर लिखा है पंजाब प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कौन, डॉक्टर किचलू विभाजन के प्रबल विरोधी थे। तो भारत की स्वतंत्रता के बाद इन्होंने स्वयं को कांग्रेस पार्टी से क्या करा, पृथक कर लिया, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के से जाके जुड़ गए। तो 14-15 अगस्त 1945 की मध्य रात्रि को क्या होता है, अंतरिम सरकार के रूप में संविधान सभा ने सत्ता ग्रहण की। ठीक है, मतलब जो संविधान सभा थी वही क्या बन जाती है, संविधान सभा में जो मेंबर्स हैं या संविधान सभा में जो भी है, संविधान सभा क्या बन जाती है, इंतरिम संसद बन जाती है, सॉरी ना कि सरकार, ये इंतरिम संसद बन जाती है। मतलब संविधान सभा यहाँ पे किसका काम कर रही है, संसद का। ठीक है, फिर लिखा है नियत दिन से जब तक दोनों डोमिनियनों की संविधान सभाएं नए संविधान की रचना ना कर ले और उसके अधीन नए विधानमंडल गठित ना हो जाए, तब तक संविधान सभा को ही अपने डोमिनियन के केंद्रीय विधानमंडल के रूप में कार्य करना था। मतलब भारत को अपना अलग जो है विधानमंडल बनाना था और पाकिस्तान को अलग। जब तक नहीं बना रही तब तक क्या है, संविधान सभा ही थी। ठीक है, फिर लिखा है 14 अगस्त की मध्य रात्रि को भारतीय संघ की संविधान सभा की बैठक हुई। ठीक है, कब, 14 अगस्त की रात में
12 बजे ऐसा मान लीजिए। तो स्वतंत्रता के अवसर पर संविधान सभा के सदस्यों के मध्य जवाहरलाल नेहरू ने प्रभावशाली भाषण दिया। 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि केंद्रीय असेंबली में जनगण मन और इकबाल का गीत क्या सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा फिर MS सुब्बालक्ष्मी ने गाया। तो गाइस ये भी इम्पोर्टेंट है कि उस वक्त 15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि में जनगण मन और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान किसने गाया था? तो ये M सुब्बालक्ष्मी ने गाया था। तो पहले अवसर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू की भारत के प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्ति तत्कालीन गवर्नर जनरल। तो गाइस जब भारत मतलब आज़ाद होता है और विभाजन के बाद जो भारत का पहला गवर्नर जनरल बनते हैं वो बनते हैं लॉर्ड माउंटबेटन। और यही क्या करते हैं फिर उसके बाद जो प्रधानमंत्री बनते हैं वो कौन बनते हैं गाइस? जवाहरलाल नेहरू। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि भारत के पहले गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो लॉर्ड माउंटबेटन ही थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड माउंटबेटन। 1947 से 48 प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल। अब उसके बाद भारतीय गवर्नर जनरल की बात करें तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी 1948 से लेकर 50। सी राजगोपालाचारी वर्ष 1948 से 50 के दौरान स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय और अंतरिम गवर्नर जनरल थे, अंतिम गवर्नर जनरल थे। तो इस पद पर वे जो है 26 जनवरी 1950 तक रहे। तो वर्ष 1952 से 54 तक मद्रास के मुख्यमंत्री रहे। कौन? राजगोपालाचारी। तो यहाँ लिखा है वर्ष 1959 में विभिन्न मुद्दों पर कांग्रेसी नेताओं में मतभेद के कारण उन्होंने कांग्रेस छोड़कर स्वतंत्र पार्टी का गठन किया। और स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे गाइस? वो थे आपके BR अम्बेडकर। तो स्वतंत्रता के समय महात्मा गांधी की सलाह पर उन्होंने केंद्रीय विधि मंत्री का पद संभालने का न्योता दिया गया था। तो इस भूमिका में उन्होंने संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में काम किया था। मतलब ये भी इम्पोर्टेंट है कि जो संविधान है उसकी प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? वो भी थे BR अम्बेडकर। फिर इसमें लिखा इस भूमिका में उन्होंने संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में काम किया। फिर लिखा भारतीय राष्ट्रीय नेता 26 जनवरी 1930 में घोषणा मतलब देखिए भारतीय राष्ट्रीय नेता 26 जनवरी की तिथि को यादगार बनाना चाहते थे। गाइस उस समय 26 जनवरी क्यों इतनी इंपॉर्टेंट थी? क्या होता है कि 26 जनवरी 1930 में घोषित स्वतंत्रता दिवस का दिन था। मतलब जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की थी स्वतंत्रता दिवस के रूप में, किससे? 26 जनवरी 1930 की बात है ये। तो ये हम पढ़ चुके हैं पहले। तो लिखा है इस कारण नवंबर 1949 में ही संविधान के तैयार हो जाने के बाद भी इसे 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू करने का निर्णय लिया गया और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में घोषित किया गया। फिर लिखा है R कॉपलैंड के स्पष्ट शब्दों में लिखा था कि भारतीय राष्ट्रवाद तो अंग्रेजी राज की ही क्या है संतति थी, परंतु कॉपलैंड महोदय ये कहना भूल गए कि भारतीय राष्ट्रवाद एक अनैच्छिक संतति थी जिसे उन्होंने जन्म के समय दूध पिलाने से इनकार कर दिया था और फिर उसका गला घोटने का प्रयत्न किया। फिर लिखा है ब्रिटिश राज में भारत के एकीकरण पर KM पणिकर ने कहा था कि ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का क्या है? एकीकरण था। ठीक है गाइस, यहाँ पे हो गया हमारे जितने भी नोट्स हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब यहाँ से हम क्वेश्चन आंसर करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है वो क्या है कि जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई तब यूके में निम्न में से किस एक पार्टी की सत्ता थी? तो गाइस किसकी थी? लेबर पार्टी की। चलिए आइए देखते हैं। तो लेबर पार्टी की सत्ता थी और जो प्रधानमंत्री थे वो थे क्लीमेंट R एटली। ठीक है, इनका टाइम पीरियड था 1945 से लेकर 1951 था। इस दौरान ब्रिटेन में किसकी? लेबर पार्टी की सत्ता। अब लिखा भारत के स्वतंत्र होते समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो गाइस इनका नाम था क्लीमेंट एटली। फिर लिखा ब्रिटिश सरकार ने जून 1948 तक भारत छोड़ने की घोषणा की थी। ठीक है, तो कब? फरवरी 1947 में। तो इसमें लिखा है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने 20 फरवरी 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में ये घोषणा की थी कि अंग्रेज जून 1948 के पहले ही उत्तरदायी लोगों को सत्ता हस्तांतरित करने के उपरांत भारत छोड़ देंगे। एटली ने वेविल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन को क्या है? वायसराय बनाया था और जिन्होंने 24 मार्च 1947 को वायसराय का पद ग्रहण किया था और शीघ्र ही सत्ता हस्तांतरण के लिए भी क्या होते पहल शुरू कर दी। लिखा है लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय के रूप में भारत आए।
तो यथासंभव भारत को संयुक्त रखने की विशेष हिदायत के साथ, मतलब वो इस हिसाब से आए थे कि भारत और पाकिस्तान अलग ना हो, बट वो जब स्थिति देखते हैं तो उनको लगता है नहीं भैया, भारत और पाकिस्तान को अलग होना पड़ेगा, मतलब पाकिस्तान का जन्म होना पड़ेगा। फिर इसमें लिखा है 20 फरवरी 1947 को इटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स के समक्ष क्या है बयान दिया था कि जून 1948 तक उनका भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित करने का जो इरादा है, ठीक है। परंतु साथ ही ये भी कहा था कि यदि तब तक एक संविधान का निर्माण ना किया गया तो अंग्रेजों को अधिकार होगा कि वे जिसे चाहें उसे शक्ति सौंप दें, ठीक है। मार्च 1947 में माउंटबेटन को वायसराय पद की शपथ दिलाई गई। तो उनका कार्य भारत में ब्रिटिश शक्ति को समेटना था। उन्होंने सत्ता के हस्तांतरण के साथ यथासंभव भारत को संयुक्त रखने की विशेष हिदायत दी गई थी, यद्यपि उन्हें इस बात के लिए भी अधिकृत किया गया था कि वे भारत की परिवर्तित परिस्थितियों के अनुरूप निर्णय ले सकते हैं। हालांकि उनसे कहा यह गया था कि एक ही रहे, भारत में विभाजन ना हो, लेकिन उनसे ये भी कह दिया गया कि भैया आप स्थिति के हिसाब से जो है काम कर लीजिएगा, ताकि क्या है ब्रिटेन सम्मानजनक रूप से न्यूनतम हानि के साथ भारत से हट सके, ठीक है। माउंटबेटन शीघ्र ही सत्ता हस्तांतरण संबंधी वार्ताओं के दौरान इस निष्कर्ष पे भी पहुंचे थे कि भारत का बंटवारा और पाकिस्तान की स्थापना क्या है आवश्यक है। फिर लिखा है कौन सी योजना भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी। तो गाइस कौन सी योजना थी, वो थी माउंटबेटन योजना। तो 15 अगस्त 1947 को क्या होता है कि भारतीयों को सत्ता सौंप दी जाती है और दो माह चली वार्ताओं के बाद माउंटबेटन इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि विभाजन ही क्या है एकमात्र विकल्प है, और उन्होंने इटली के वक्तव्य के दायरे में भारत विभाजन की एक योजना तैयार करी, जिसको क्या बोला गया, माउंटबेटन योजना बोला गया। तो माउंटबेटन योजना आधार बनी। तो गाइस देखिए यहाँ पे लिखा है बी और सी, यानी कि सत्ता के हस्तांतरण भी होता है और देश का विभाजन, दोनों ही चीज़ें होती हैं। लिखा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था। तो गाइस कब किया गया था, एक चीज़ तो हमें पता है 1947 में किया गया था, ठीक है। तो वो हुआ था जुलाई 1947 में। देखिए माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 के अनुरूप ब्रिटिश संसद द्वारा क्या है जुलाई 1947 में क्या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम यानी कि द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पारित किया गया था। भारत और पाकिस्तान नामक दो डोमिनियन की स्थापना के लिए 15 अगस्त 1947 की तिथि को निश्चित किया, और क्या है यह अधिनियम 18 जुलाई 1947 को प्रभावी हुआ था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 प्रभावी हुआ था। तो गाइस कब हुआ था आपका, जुलाई 1947 में। तो देखिए 18 जुलाई 1947। यहाँ लिखा है भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई। तो गाइस किसके, माउंटबेटन योजना। तो भारत के विभाजन के संबंधी माउंटबेटन योजना की सरकारी तौर पर घोषणा कब हुई थी। तो कब हुई थी गाइस, जुलाई 1947 में हुई थी, ठीक है। सॉरी 3 जून घोषणा, यहाँ पे बात हो रही है कि घोषणा कब हुई थी, ठीक है। ये हुई थी आपकी 3 जून 1947 को। अंग्रेजों ने भारत को 1947 में स्वतंत्रता प्रदान कर दी थी, चलो ठीक है। फिर लिखा है कि अंग्रेज द्वितीय विश्व युद्ध से निर्बल हो चुके थे, ये भी ठीक है, दोनों ही ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो इसका आंसर है ए का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो कथन है वो भी सही है, कारण दोनों सत्य हैं, ठीक है। और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है, यानी इंग्लैंड की जो स्थिति, ब्रिटेन की जो स्थिति है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बहुत ख़राब हो चुकी थी, तो क्या है वो ज़्यादा और राज कर नहीं सकते थे। लिखा है कि अंग्रेज द्वितीय विश्व युद्ध में क्या हो गए थे, निर्बल हो गए थे। तो क्रिस्प ने हाउस ऑफ कॉमन्स में कहा था कि एक विकल्प यह था कि भारत में भारी दमन चक्र चलाना और भारत में अपने जो है अनेक वर्षों तक ब्रिटिश फौजों को तैनात रखने के लिए तैयार रखना, जिसका कि निश्चय ही इस देश यानी कि ब्रिटेन के लोग अनुमति नहीं देंगे, क्योंकि हमारे पास पहले ही जनशक्ति की कमी है, जैसा कि हम सब जानते हैं। क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में बहुत ही मतलब लोगों की हानि हुई, और क्या है अर्थ यानी कि धन की भी हानि हुई, ठीक है। तो इसमें लिखा है स्वतंत्र भारत में ब्रिटेन की प्रभुता बनी रही, ठीक है। स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल की नियुक्ति ब्रिटेन के प्रभु संपन्न शासक ने की। चलिए आइए गाइस ये देखते हैं क्या है।
तो इसका ये तो गलत है गाइस, क्यों? क्योंकि ब्रिटेन तो चला गया था जब भारत स्वतंत्र हो जाता है, ठीक है। दूसरा इसका जो आर है ना कारण, वो ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित होता है। 28 जुलाई 1947 को स्वीकृत हो जाता है, ठीक है। 15 अगस्त 1947 में क्या होता है कि ब्रिटिश भारत की सरकार के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी। फिर उल्लेखनीय है कि स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन की नियुक्ति मूलतः ब्रिटिश शासक द्वारा ही की गई थी। सिर्फ आर सही है, ए गलत है। लिखा है भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राजकीय स्वीकृति जो है प्राप्त हुई थी, गाइस कब हुई थी? ये होती है 18 जुलाई 1947 को। तो गाइस इसको क्या है आप पढ़ लीजिएगा एक बार। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा है भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज था। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क की उपस्थिति क्या बाल्कन प्लान। आइए पढ़ते हैं। तो इसमें लिखा है 24 मार्च से 6 मई 1947 के बीच भारतीय नेताओं के साथ 133 साक्षात्कारों की तीव्र श्रृंखला के बाद माउंटबेटन ने तय किया था कि कैबिनेट मिशन की रूपरेखा अव्यवहारिक हो चुकी है, ठीक है। तब उन्होंने एक वैकल्पिक योजना बनाई जिसे बाल्कन प्लान का गुप्त नाम दिया गया। गाइस यहाँ लिखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश के विभाजन के लिए मुख्य रूप से इसलिए सहमत हुई थी क्योंकि वे बड़े पैमाने पर संभावित सांप्रदायिक दंगों को बचाना चाहते थे। लिखा है यहाँ पे लॉर्ड माउंटबेटन जो वर्ष 1947 में लॉर्ड वेवल के स्थान पर वायसरॉय नियुक्त हुए थे, 3 जून 1947 की घोषणा में भारत के बंटवारे की बात की, ठीक है। फिर कांग्रेस देश के विभाजन पर इसलिए सहमत हुई कि वह बड़े पैमाने पर जो दंगे हो रहे थे ना गाइस, सांप्रदायिक दंगे, उससे बचना चाहती थी। जैसा कि वल्लभ भाई पटेल ने कहा, मैंने ये अनुभव किया है कि हम भारत के विभाजन नहीं स्वीकार करते तो भारत छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाएगा और पूर्णतः नष्ट हो जाएगा। हमें एक नहीं कई पाकिस्तान मिलते अगर विभाजन नहीं होता तो। हमारे तो प्रत्येक कार्यालय में ही पाकिस्तान कोष्ठ बना हुआ है, ठीक है, बना होता सॉरी। फिर लिखा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने माउंटबेटन योजना को स्वीकार किया, ठीक है। वह द्विराष्ट्र सिद्धांत को मानती थी। चलिए तो गाइस इसका आंसर है सी। देखिए कांग्रेस जो है द्विराष्ट्र सिद्धांत को नहीं मानती थी, लेकिन हाँ उसने माउंटबेटन योजना को स्वीकार किया। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस माउंटबेटन योजना को स्वीकार किया इसलिए नहीं कि वह द्विराष्ट्र सिद्धांत को मानती थी, अपितु इसलिए क्योंकि वो जो सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे ना, उससे बचना चाहती थी और कुछ नहीं। भारत के विभाजन के विकल्प के रूप में गांधी जी ने माउंटबेटन को सुझाव दिया था। देखिए क्या सुझाव दिया था, तो वैसे इसको पढ़ लेते हैं पूरा। तो गांधी जी की प्रथम मुलाकात जो माउंटबेटन से कब होती है, 31 मार्च 1947 को हुई थी। तो उन्होंने क्या सुझाव दिया कि अंतरिम सरकार पूर्ण रूप से लीग के नेता यानी कि जिन्ना के हाथ में सौंप दी जाए, जिससे भारत में जो सांप्रदायिक दंगे हैं उनको रोका जा सके, ठीक है। तो हिंदू मुस्लिम्स के बीच में जो दंगे हो रहे थे या मुस्लिम्स या गैर मुस्लिम्स के बीच में जो दंगे हो रहे थे उसको रोका जाए। परंतु गांधी का यह सुझाव यानी कि गांधी जी का ये सुझाव कांग्रेस नेताओं और वर्किंग कमेटी को मान्य नहीं था। बंटवारे के विरोध में अब गांधी जी क्या कहते हैं, तो वो कहते हैं अगर कांग्रेस बंटवारा करेगी तो उसे मेरी लास्ट के ऊपर से गुजरना पड़ेगा। जब तक मैं जिंदा हूँ भारत के बंटवारे के लिए कभी राजी नहीं होऊंगा और अगर मेरा बस चले तो कांग्रेस को भी इसे मंजूर करने की इजाज़त नहीं दूंगा। तो लिखा है रेडक्लिफ समिति निम्नलिखित क्यों नियुक्त की गई थी? तो इसलिए क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं को निर्धारित करने के लिए रेडक्लिफ क्या है कमेटी बनाई गई थी। तो लिखा है ब्रिटिश भारत और वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच पंजाब और बंगाल में सीमाओं के निर्धारण हेतु 30 जून 1947 को क्या होता है पंजाब सीमा आयोग और बंगाल सीमा आयोग नाम से 2 आयोग गठित किया जाता है। सिरिल रेडक्लिफ को इन दोनों जो आयोग हैं उसका क्या अध्यक्ष बनाया जाता है और आयोग का कार्य क्या है पंजाब और बंगाल के मुसलमान और गैर मुसलमान आबादी वाले जो आबादी के आधार पर क्या है 2 भागों में बांटना और सीमा निर्धारण करना। इस कार्य में उन्हें और भी कारकों का ध्यान रखना था, ठीक है। और प्रत्येक कमेटी में कितने सदस्य थे? 4, जिसमें से 2 भारतीय थे और 2 लीग से थे। लिखा है भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने करी? तो किसने करी थी गाइस?
रेड क्लिफ ने करी थी। तो दोस्तों यहाँ क्या लिखा है, रेड क्लिफ रेखा जो है 15 अगस्त को भारत आज़ाद होता है। 17 अगस्त 1947 को भारत विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा बन गई। ठीक है, सर सिरिल रेडक्लिफ की अध्यक्षता में सीमा आयोग द्वारा रेखा का निर्धारण किया गया, जो 88 मिलियन लोगों के बीच 4,50,000 किलोमीटर वर्ग क्षेत्र को न्यायोचित रूप से विभाजित करने के लिए अधिकृत थे। फिर लिखा है, भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था। कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही, तो वैसे यहाँ पे क्या लिखा है कि 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन अपने प्रस्तावों की घोषणा की। ठीक है, जिसमें अन्य बातों के साथ मुस्लिम लीग को पाकिस्तान की मांग को ठुकरा दी, जो मुस्लिम लीग की जो पाकिस्तान की मांग थी उसको ठुकरा दिया गया था। किंतु मुस्लिम लीग 6 जून 1946 को कैबिनेट मिशन योजना स्वीकार कर ली। ठीक है, और 29 जुलाई 1946 को अपनी स्वीकृति उन्होंने क्या करी, वापस ले ली। फलतः भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर भी क्या होता है, समाप्त हो जाता है। किसके साथ, कैबिनेट मिशन के साथ। फिर लिखा है 15 जून 1947 को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकार हुआ। इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे, तो गाइस कौन थे कांग्रेस के अध्यक्ष उस टाइम, वो थे जेबी कृपलानी। यहाँ लिखा है कि 15 जून 1947 को जिस समय कांग्रेस महासमिति ने दिल्ली में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकार किया, उस समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो थे जेबी कृपलानी। इस प्रस्ताव को क्या है, गोविंद बल्लभ पंत ने प्रस्तुत किया था और इसका समर्थन मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने किया था, तथा सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू ने भी क्या किया, इसका समर्थन किया था। तो 1947 में जेबी कृपलानी ने कांग्रेस की अध्यक्षता से क्या करा, त्यागपत्र दे दिया। और कृपलानी के बाद कौन बनते हैं आपके अध्यक्ष कांग्रेस के, वो बनते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनते हैं। और 1948 में जो जयपुर में अधिवेशन होता है उसमें पट्टाभी सीतारामैया जो है कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। फिर 1950 में नासिक के अधिवेशन में कौन, पुरुषोत्तम दास टंडन जो है कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। उसके बाद 1951 से लेकर 54 तक जो है कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बनते हैं गाइस, वो बनते हैं जवाहरलाल नेहरू। और प्रधानमंत्री तथा पार्टी का नेतृत्व एक ही व्यक्ति द्वारा किए जाने की परंपरा क्या होती है, प्रारंभ हो जाती है। कि मतलब जो देश का प्रधानमंत्री रहेगा वो ही इंडियन नेशनल कांग्रेस का क्या रहेगा, का नेतृत्व भी करेगा, यानी कि वो बनेगा, क्या बोलते हैं, अध्यक्ष बनेगा। फिर लिखा है सन 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी, तो गाइस कौन करते हैं, उस वक्त होते हैं जेबी कृपलानी। लिखा है नई दिल्ली में 1947 में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में निम्नलिखित में से किसने विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किया था, तो गाइस किसने समर्थन किया था, अब्दुल कलाम आज़ाद। लिखा है कि 3 जून 1947 के विभाजन योजना की पुष्टि के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की 14 जून 1947 को हुई बैठक में गोविंद बल्लभ पंत ने भारत विभाजन का जो है प्रस्ताव प्रस्तुत किया और मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद उसका समर्थन किया था। फिर लिखा निम्नलिखित में से किसने 1947 की कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव के पारित होने को राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण के रूप में लिखा था। ठीक है, तो वो थे आपके डॉक्टर किचलू, सैफुद्दीन किचलू। ठीक है, तो यहाँ लिखा है डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने 1947 में कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव के पारित होने को राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण के रूप में लिखा। पंजाब प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर किचलू विभाजन के क्या थे, प्रबल विरोधी थे। भारत की स्वतंत्रता के बाद इन्होंने स्वयं को जो है कांग्रेस पार्टी से क्या करा, अलग कर लिया और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ गए जाके। फिर लिखा है अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की 14-15 जून 1947 को संपन्न हुई बैठक में भारत विभाजन के पक्ष में किसने मतदान किया था, तो गाइस किसने मतदान किया था, खान अब्दुल गफ्फार खान ने। लिखा है 14 से 15 जून 1947 को संपन्न अखिल भारतीय, तो यहाँ लिखा है गाइस 14-15 जून 1947 को संपन्न अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में भारत विभाजन के विपक्ष में खान अब्दुल गफ्फार खान यानी कि सीमांत गांधी तथा साथ ही डॉक्टर किचलू, पुरुषोत्तम दास टंडन इत्यादि ने मतदान दिया
किया था। ठीक है, और भारत विभाजन का प्रस्ताव गोविंद बल्लभ पंत ने पेश किया था और इस प्रस्ताव का समर्थन अब्दुल कलाम आज़ाद ने किया। ठीक है, और ये जो है आपके पटेल और नेहरू ने भी प्रस्ताव का क्या किया था, समर्थन किया था। 14-15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि को अंतरिम संसद के रूप में किसने सत्ता ग्रहण की? तो गाइस किसने? संविधान सभा ही आपकी अंतरिम संसद बन जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ लिखा है 14-15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि की अंतरिम संसद के रूप में संविधान सभा ने सत्ता ग्रहण की। फिर लिखा है नियत दिन से जब तक दोनों डोमिनियन की संविधान सभाएं नए संविधान की रचना ना कर लें और उनके अधीन नए विधानमंडल गठित ना हो जाए तब तक क्या है, संविधान सभा को ही अपने डोमिनियन के केंद्रीय विधानमंडल के रूप में कार्य करना था। ठीक है, अब 14-15 अगस्त की मध्यरात्रि को भारतीय संघ की क्या है, संविधान सभा की बैठक हुई और स्वतंत्रता के अवसर पर संविधान सभा के सदस्यों के मध्य जवाहरलाल नेहरू ने प्रभावशाली क्या भाषण दिया। फिर लिखा है 14-15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि केंद्रीय असेंबली में इकबाल का गीत क्या, हिंदुस्तान हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा और जनगण मन किसने गाया था? तो MS सुब्बालक्ष्मी ने गाया था गाइस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहले अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति की थी तो गवर्नर जनरल ने। देखिए, पहले अवसर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू की भारत के प्रधानमंत्री पद पर नियुक्ति तत्कालीन गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन ने की थी। फिर लिखा है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो गाइस कौन थे? वो थे लॉर्ड माउंटबेटन 1947 से 48। उसके बाद कौन बनते हैं स्वतंत्र भारत के भारतीय गवर्नर जनरल कौन बनते हैं? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी 1948 से 50। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे? तो गाइस इसका आंसर दें आप। फिर लिखा है स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो गाइस कौन थे? लिखा है C राजगोपालाचारी 1948 से 50 के दौरान स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल थे। तो इस पद पर वो 26 जनवरी 1950 तक रहे। ठीक है, देखिए 1950 तक रहे और 1952 से 54 तक वो मद्रास के क्या थे? मुख्यमंत्री रहे। ठीक है, और 1959 को क्या होता है, कांग्रेसी नेताओं में मतभेद के कारण उन्हें कांग्रेस छोड़कर स्वतंत्र पार्टी का उन्होंने क्या किया? गठन किया। फिर लिखा है स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे तो कौन थे? राजगोपालाचारी। भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो गाइस ये आप जानते हैं। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो गाइस कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन थे। तो देखिए भारत के अंतिम ब्रिटिश वायसराय माउंटबेटन थे। उन्होंने 24 मार्च 1947 को कार्यभार संभाला था और 3 जून 1947 को भारत विभाजन की योजना प्रस्तुत की थी। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? तो गाइस विधि मंत्री कौन थे आपके? BR अम्बेडकर थे। 14-15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि को अंतरिम संसद के रूप में संविधान सभा ने सत्ता ग्रहण की। नियत दिन से जब तक दोनों डोमिनियन, गाइस ये आप एक बार पढ़ लीजिएगा, उसमें क्वेश्चन लिखा हम पढ़ चुके हैं। लिखा है 14-15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि केंद्रीय असेंबली में इकबाल का गीत एक मिनट दोस्तों, तो गाइस ये पेज हो चुका है, ये एक बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो विधि मंत्री कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। ये वाला क्वेश्चन चल रहा था। स्वतंत्रता के समय महात्मा गांधी की सलाह पर उन्हें केंद्रीय विधि मंत्री का पद क्या है? संभालने का न्योता दिया गया और इस भूमिका में उन्होंने संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया था। बिल्कुल प्रारंभ से भारत के राष्ट्रपति के पद पर आसीन व्यक्तियों का निम्नलिखित में से कौन एक सही क्रम है? तो दोस्तों यहाँ पे हम बात कर रहे हैं भारत के राष्ट्रपति की बात हो रही है। तो गाइस यहाँ पे देखिए क्या नाम है, देखिए राजेंद्र प्रसाद 1950 से लेकर 62 तक। फिर S राधाकृष्णन दूसरे बने राष्ट्रपति। ठीक है, 1962 to 67 तक। फिर है जाकिर हुसैन तीसरे नंबर पे आते हैं 1967 से 69 और VV गिरी 1969 से 74 में राष्ट्रपति थे। आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में बनी विभाजन परिषद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे देखिए लिखा है कि आपके जवाहरलाल नेहरू ने और दूसरा लिखा है सरदार पटेल ने। यहाँ लिखा है लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में बनी विभाजन परिषद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल
सम्मिलित हुए थे। ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप माउंटबेटन ने 3 जून को अपनी योजना प्रस्तुत की थी। माउंटबेटन योजना ने निम्नलिखित में से किस प्रांत में लोक निर्णयार्थ संतुति की थी? तो गाइस यहाँ लिखा है उपरोक्त में सभी, मतलब कि सिंध, बलूचिस्तान, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत। तो गाइस यहाँ क्या लिखा है, काफ़ी कुछ लिखा है यहाँ पे नया। यहाँ लिखा है माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 के अनुसार पंजाब बंगाल की प्रांतीय सभाओं की बैठक 2 भागों में होनी थी, एक मुस्लिम बहुसंख्यक भाग और दूसरी शेष प्रांत के प्रतिनिधियों का। ठीक है, तो प्रांतीय सभाओं के ये दोनों भाग पृथक पृथक बैठकें करके यह निश्चित करेंगे कि प्रांतों का बंटवारा हो कि नहीं। यदि किसी एक भाग का साधारण बहुमत बंटवारे के पक्ष में मत देता है तो बंटवारे का प्रबंध किया जाएगा। और उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में जनमत संग्रह का प्रावधान था। सिंध, बलूचिस्तान और असम के मुस्लिम बहुसंख्यक जिले सिलहट से भी जनमत संग्रह का प्रावधान था। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो गाइस कौन थे आपके? जेबी कृपलानी थे। तो 23 नवंबर 1946 को मेरठ अधिवेशन में क्या होता है, इन्हें अध्यक्ष बनाया। नवंबर 1947 तक ये अध्यक्ष रहे। और इस्तीफे के बाद क्या किया, उसके बाद जो है अध्यक्ष कौन बनते हैं कांग्रेस के? वो बनते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर लिखा है कि यहाँ पे 15 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? तो गाइस कौन थे आपके? जेबी कृपलानी। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1946 में मेरठ में आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी? तो जेबी कृपलानी ने करी थी। अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन था? तो गाइस कौन था? तो वो थे जेबी कृपलानी। तो आगे है अगस्त 1947 में स्वतंत्रता दिवस के समारोह में निम्नलिखित में से कौन नेता कहीं भी सम्मिलित नहीं था? तो देखिए कौन कौन है यहाँ पे। देखिए महात्मा गांधी कहीं भी नहीं थे। आइए देखते हैं क्यों। लिखा है कि अगस्त 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के अवसर पर महात्मा गांधी बंगाल के नोआखाली में होने वाले जो सांप्रदायिक दंगे हैं उनको क्या कर रहे थे? शांत करा रहे थे। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया, क्यों लिया गया था गाइस? क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। भारतीय राष्ट्रीय नेता 26 जनवरी की तिथि को यादगार बनाना चाहते थे। इसी कारण नवंबर 1949 को में ही संविधान के तैयार होने के बाद 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू करने का निर्णय किया 26 जनवरी को, और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में घोषित किया गया। भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु था। यह कथन किसका था? तो गाइस ये था आपका आर कोपलैंड। लिखा है आर कोपलैंड ने स्पष्ट शब्दों में लिखा था कि भारतीय राष्ट्रवाद तो अंग्रेजी राज की ही संतति थी, परंतु कोपलैंड महोदय ये कहना भूल गए कि भारतीय राष्ट्रवाद एक अनैच्छिक संतति थी जिसे इन्होंने जन्म के समय दूध पिलाने से इनकार कर दिया था और फिर उसका गला घोटने का प्रयत्न किया। इस नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने कहा कि ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था? तो वैसे ये कौन? के.एम. पणिकर कहते हैं। तो इसमें लिखा है कि ब्रिटिश, तो दोस्तों यहाँ लिखा है कि ब्रिटिश राज में भारत के एकीकरण पर के.एम. पणिकर ने कहा था कि ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का क्या? एकीकरण था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? इसमें लिखा है भारतीय स्वतंत्रता के समय अंग्रेजी महाराजा था, तो उस वक्त कौन थे गाइस? तो वो थे आपके जॉर्ज सस्टम। ठीक है, अब लिखा है भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था और उस समय ब्रिटेन के जो राजा थे, ठीक है, वो थे जॉर्ज सस्टम। ठीक है, जॉर्ज सस्टम को दिसंबर 1936 में ब्रिटेन का सम्राट घोषित किया गया था और वे 1937 में गद्दी पर 1937 में क्या होता है? गद्दी पर बैठते हैं। तो दोस्तों यहाँ जो है हमारा पूरा का पूरा जो चैप्टर 49 था वो हो जाता है
भारत की स्वतंत्रता और विभाजन, ये जो है भारत का विभाजन और स्वतंत्रता जो भी है ये खत्म हो गया चैप्टर हमारा दोस्तों। अब है भारत का संवैधानिक विकास। तो गाइस ये वाला जो चैप्टर है ये हम आधुनिक भारत के इतिहास में नहीं पढ़ाने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ये आपको इससे ज़्यादा अच्छे से कहाँ मिलेगा, पॉलिटी की बुक में मिलेगा। जब हम पॉलिटी स्टार्ट करेंगे तो दोस्तों आपको सेम वही सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे कि आपने देखा होगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 हो गया, ठीक है। उसके बाद के जितने भी एक्ट्स हैं हम उसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन हम यहाँ से नहीं पढ़ेंगे, ये हम सारे पढ़ेंगे पॉलिटी से, ठीक है। जैसे कि आपने ये सारे आपने पढ़े ही होंगे, ठीक है। तो दोस्तों देखिए अब हम एक बार फिर से वापस पीछे जाते हैं। तो गाइस यहाँ पे देखते हैं हम एक बार सिलेबस, ठीक है। आधुनिक भारत का इतिहास जो भी सिलेबस है हम देखते हैं क्या हमने ये कंप्लीट कराया है। तो देखिए यहाँ से स्टार्ट है आधुनिक भारत का इतिहास। अगर हम देखें तो यहाँ से हम सारे चैप्टर्स क्या है कर चुके हैं। तो ये सारे चैप्टर गाइस चैप्टर नंबर 18, फिर उसके बाद 19, 20 से लेकर ये सारे चैप्टर हम कर चुके हैं दोस्तों। आइए हम देखते हैं अभी हमने जो आज किया है वो क्या था, भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता, राइट। उसके बाद देखिए क्या है भारत का संवैधानिक विकास, ये आपको मिलेगा पॉलिटी की जब हम बुक कराएंगे उसमें अच्छे से मिलेगा। उसके बाद लिखा है आधुनिक इतिहास में सिर्फ विविध, ठीक है, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आ जाते हैं जो इन सबसे अलग होते हैं कहीं, तो वो है। उसके बाद गाइस हम ये वाले जो हैं इस सीरीज़ में मतलब इस सब्जेक्ट के साथ अभी नहीं कराएंगे, ठीक है। जैसे कि इसमें लिखा है पत्रिकाएं, पुस्तकें और उनके लेखक, फिर लिखा है कला एवं संस्कृति और परंपरागत पुस्तकें, ठीक है। इसको हम करेंगे स्किप। अब गाइस अब ये आपका काम है। तो दोस्तों अब जो है पूरा का पूरा हमारा आधुनिक भारत का इतिहास हो चुका है ख़त्म। तो दोस्तों अब ये आपका काम है कि आप अब कमेंट करके बताएंगे कि नेक्स्ट कौन सा सब्जेक्ट या कौन सी बुक को स्टार्ट किया जाए, ठीक है। तो अभी तक आप गाइस कोई प्लीज़ कमेंट करके बिल्कुल बताइएगा कि क्या स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो अभी तक, ठीक है, तो उसको वीडियो को लाइक किया करिए, ठीक है, और शेयर करा करें जितना हो सके। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरे चैनल का नाम है #UPPCS विद चौहान। तो दोस्तों यही जो है हमारी जो ये वाला जो सब्जेक्ट है वो हो गया है ख़त्म, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको कमेंट करके बताना होगा कि नेक्स्ट सब्जेक्ट आप कौन सा चाहते हैं या नेक्स्ट बुक मुझे कौन सी पढ़ानी चाहिए, ठीक है। ये आपका काम है। चलिए दोस्तों फिर यहीं पे हम करते हैं वीडियो को एंड, मिलते हैं नए सब्जेक्ट नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।